12 की इतिहास की बुक का चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताएं। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी। इसके अलावा हमने देखा रैयतवाड़ी व्यवस्था भी क्या थी और माहौलवाड़ी व्यवस्था को भी देखा। हमने ये भी देखा कि कौन सी व्यवस्था भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू की गई थी और किस व्यवस्था को किस ब्रिटिश अधिकारी ने लागू किया गया था और कौन सी व्यवस्था भारत के किस क्षेत्र में लागू थी। आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताएं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है सरकार ने जमींदारों से सिविल और दीवानी संबंधित मामले वापस ले लिए। इसमें क्या है कि इससे पहले जब व्यवस्था लागू की गई थी तो उसमें जमींदारों को यह अधिकार दिया था कि आप किसी निश्चित क्षेत्र से जो लगान ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है उसे वसूलें और ब्रिटिश सरकार के खजाने में उसे जमा करें। लेकिन धीरे धीरे करके ये क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि अब इन जमींदारों से लगान वसूली का अधिकार ले लिया और वहाँ पर अपने एजेंटों को नियुक्त कर दिया कि अब वो एजेंट जो हैं वो ब्रिटिश सरकार की निर्धारित लगान किसानों से वसूलेंगे। ऐसे में क्या हुआ कि जब जमींदारों को यह अधिकार दिया गया था तो जमींदारों के पास ना सिर्फ लगान वसूल करने का अधिकार आया बल्कि इसके अलावा बहुत सारे विशेष अधिकार भी उन्हें मिले, जिनमें हम बात कर रहे थे कि उन्हें कर संग्राहक का अधिकार मिला, फिर उन्हें जो अपने क्षेत्र में न्याय संबंधी अधिकार मिल गया, स्थानीय न्याय का अधिकार उन्हें मिल गया, इसके अलावा सीमा शुल्क का अधिकार मिल गया। तो उनके पास अपनी सेनाएं भी होती थी। तो इन विशेष अधिकारों के साथ वो एक राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें राजा की तरह क्या जीवन मिल गया था। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार को ये पता चला कि ये जमींदार जो हैं वो ही उनके लाभ के आड़े आ रहे हैं और वो अपना फ़ायदा वहाँ से निकाल रहे हैं और इससे कंपनी का नुकसान हो रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि इन अधिकारियों को हटाकर वहाँ पर अपने अधिकारी नियुक्त किए। उन्होंने वहाँ पर अपने लोगों को रखा और जो उनके एजेंट थे और उनको फिर ये लगान वसूली का अधिकार दिया। इस प्रकार से जमींदारों के पास जो दीवानी और फौजदारी मुकदमे अधिकार थे, सिविल अधिकार और दीवानी अधिकार, वो सारे अधिकार उनसे अब छीन लिए गए। अब दूसरी जो विशेषता है वो जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ भूमि स्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए। जमींदारों को लगान वसूली का अधिकार तो मिला और उस क्षेत्र का, जैसे कि बताया कि बहुत सारे अधिकार उनको मिल गए थे, स्थानीय अधिकार और न्याय का अधिकार। तो इस तरह से उन्हें भूमि स्वामी का अधिकार भी मिल गया। फिर कह रहा सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया जिससे अब बढ़ाया नहीं जा सकता था। ये उसकी विशेषताएं थी कि सरकार ने क्या किया, क्योंकि ये नाम में ही लिखा है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, मतलब लगान की राशि सरकार ने निश्चित कर दी है, निर्धारित कर दी है, जिसे ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। फिर है जमींदारों द्वारा किसानों से एकत्र किए हुए भूमि कर का 10/11वां भाग सरकार को देना पड़ता था और शेष 1/11वां भाग जमींदार जो हैं वो अपने पास रख सकते थे। तो इस बंदोबस्त में क्या विशेषता थी कि जो भी लगान वसूल हुआ, जो निर्धारित की गई है, उसका 10/11वां भाग ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था और मात्र 1/11वां भाग जो होता था वो जमींदार अपने कमीशन के रूप में अपने पास रखते थे। नेक्स्ट है सरकार द्वारा निश्चित भूमि कर की अदायगी में जमींदारों की असमर्थता होने पर सरकार द्वारा उसकी भूमि का कुछ भाग बेचकर यह राशि वसूली जाती थी। होता क्या था कि जमींदार अगर अपने किसानों का से वसूला गया लगान देने में असमर्थ है तो क्या करते थे कि वो जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनके ज़मीनों को, जमींदारों की ज़मीनों को नीलाम करके उनकी राशि उनसे वसूलते थे। तो जमींदार क्या करते थे कि लगान जिस समय नीलामी हो रही होती थी उस समय नीलामी में जमींदार अपने ही लोगों को खड़ा करते थे और अपने ही लोगों के द्वारा अपनी ही ज़मीनों की नीलामी करवाते थे, यानी कि उनकी ज़मीनें वापस उन्हीं के पास होती थी, उनकी ज़मीनें उनसे कोई ले नहीं सकता था। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार की ये नीति थी कि वो लगान नहीं चुकाने पर या लगान की जो राजस्व वसूली है वो नहीं हो पाती थी तो जमींदारों से उन्हीं की ज़मींदारी को नीलाम करके अपना वसूली करते थे। नेक्स्ट है भूमि कर की निश्चित की गई राशि के अलावा सरकार को कोई और कर या नजराना जमींदारों को नहीं चुकाना होता था। पहले क्या होता था कि जमींदारों को समय समय पर ब्रिटिश सरकार को कुछ नजराना, कुछ भेंट, कुछ उपहार देना पड़ता था, लेकिन अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत सिर्फ और सिर्फ स्थायी रूप से निर्धारित की गई लगान की राशि ही जमींदारों को ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। इसके अलावा कोई और राशि, कोई भेंट, कोई नजराना उन्हें नहीं देना होता था।
फिर है किसानों और जमींदारों के आपसी विवादों में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसा कहा गया था। तो जब जमींदारों को वो वहाँ किसी निश्चित क्षेत्र से लगान वसूली का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने दे दिया, तो अब उन अधिकारों को उन जमींदारों को ना सिर्फ वहाँ से लगान वसूली का अधिकार मिला, बल्कि अब कोई भी मामले हो, किस तरह का झगड़ा हो, तो वो भी उस पर कोई हस्तक्षेप सरकार का, ब्रिटिश सरकार का नहीं होता था। ये सारे मामले सुलझाने का अधिकार अब जमींदारों को मिल गया था। तो ये थी स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं। अब हम आएंगे, बात करेंगे इसके लाभ पर कि इससे कितना लाभ जमींदारों को हुआ, कितना लाभ किसानों को हो रहा है और कितना लाभ ब्रिटिश सरकार को हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लाभ है वो लिखा है, स्थायी बंदोबस्त होने से सरकार की आय निश्चित होगी। चूँकि स्थायी बंदोबस्त इस व्यवस्था का नाम है, यानी कि लगान की राशि निश्चित रूप से स्थायी कर दी गई है और इस पर कोई किस तरह का कोई वृद्धि नहीं हो रही है, कोई किससे घटाया नहीं जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है कि फसल अच्छी नहीं हुई या फिर किसान लगान नहीं दे रहे हैं। उन्हें किसी बात से मतलब नहीं है, उन्हें अब किसानों से कोई सरोकार है ही नहीं। उनका मतलब अब सिर्फ और सिर्फ जमींदारों से रह गया है कि जमींदारों को वो निश्चित राशि हर कीमत पर देनी है। अगर जमींदार वो कीमत नहीं चुका पा रहा है तो जमींदारों की ज़मीनों को नीलाम करके ब्रिटिश सरकार जो है वो अपनी राशि वसूल कर ले रहे थे। इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, बार बार बंदोबस्त करने की परेशानी से सरकार को छुटकारा मिल गया। चूँकि ये व्यवस्था स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई है, इसलिए बार बार लगान की वसूली, लगान व्यवस्था को निर्धारित करना, उन्हें चेंज करना, बदलना, ये झंझट अब नहीं रहा। फिर है, स्थायी बंदोबस्त के होने से जमींदारों को लाभ हुआ। अतः वे जमींदार के सरकार के स्वामी भक्त बन गए और उन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सरकार की पूरी तरह से साथ दिया था। जब स्थायी बंदोबस्त हुआ तो सरकार ने सीधे तौर पर जमींदारों को नियुक्त कर दिया था कि अब वे सही लगान की वसूली करेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था जमींदारों को। लगान की वसूली अगर नहीं हो पा रही है और ज़मींदारों की ज़मीनें नीलाम भी हो रही है, तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़मींदारों की जब ज़मीनों की नीलामी हो रही है तो ज़मींदार अपने ही लोगों से नीलामी करवा रहे हैं, अपने ही लोगों को नीलामी में शामिल कर रहे हैं और उन्हीं के लोग उनकी ज़मीनों को खरीद रहे हैं, इसलिए उनको ज़मीनों की भी हानि नहीं हो रही है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ब्रिटिश सरकार को हो रहा है और दूसरा फ़ायदा जो है वो ज़मींदारों को हो रहा है। और इस तरह से ज़मींदारों को इस बात का एहसास हुआ कि इन्हें जो भी लाभ हो रहा है वो ब्रिटिश सरकार के कारण हो रहा है, इसलिए ये ब्रिटिश सरकार के स्वामी भक्त बन गए कि हमें इनके गुडविल में रहना है, अगर हम इन्हें नाराज़ करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए वो ब्रिटिश सरकार के भक्त हो गए थे और यही कारण है कि जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ तो देश के कई वर्ग जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, वहाँ देश में एक ऐसा वर्ग भी था जो अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहा था और वो वर्ग था जमींदारों का वर्ग। नेक्स्ट जो है वो है, चूँकि सरकार को निश्चित राशि देनी होती थी, अतः कृषि सुधार एवं भूमि सुधार में जमींदारों को अधिक लाभ हुआ। तो चूँकि किसानों को ज़मींदारों को ये निश्चित राशि निर्धारित कर दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उन्हें कहा गया था कि आपको ये निश्चित राशि ही चुकानी है। तो इसीलिए ज़मींदारों ने कभी कुछ हद तक ये प्रयास किया कि हर हालत में कृषि जो है वो अच्छी उपज दे, और इसीलिए काफ़ी हद तक उन्होंने कृषि की व्यवस्था में सुधार लाने के कुछ प्रयास तो किए थे। अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के क्या क्या दोष थे। तो इनके जो दोष हैं उसमें सबसे पहला दोष है कि भूमि कर की राशि बहुत अधिक निश्चित की गई थी, जिसे चुका ना सकने पर जमींदारों को उनकी भूमि बेचकर राशि वसूली जाती है। तो ये तो एक अवगुण है ही कि अगर किसान लगान नहीं दे रहे हैं तो जमींदार लगान की वसूली कैसे करें, और अगर जमींदार लगान की वसूली नहीं करेंगे तो जमींदार ब्रिटिश सरकार को लगान कैसे देंगे। और ऐसी स्थिति में फिर अगर वो लगान नहीं दे पा रहे हैं तो फिर जमींदारों की ज़मीनें नीलाम हो रही हैं, तो ये एक नुकसान था। दूसरा है, स्थायी बंदोबस्त किसानों के हित को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था। अधिक से अधिक राशि वसूल करने हेतु किसानों के साथ जमींदारों द्वारा कठोर व्यवहार किया जाता था। देखिए, यहाँ पे निर्धारित तो कर दी गई है लगान, अब ऐसे में क्या हो रहा है कि किसानों का इसमें कहीं कोई लाभ नहीं है। जो भी लाभ हो रहा है वो सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार को हो रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अगर जमींदारों को ये डर है कि अगर वो लगान नहीं चुकाएंगे तो उनकी ज़मीनें नीलाम हो जाएगी, तो अपनी ज़मीनों को नीलाम होने से बचाने के लिए जमींदार जो है जबरन किसानों से लगान वसूल करते थे कि अगर वो किसी तरह से लगान देने में सक्षम नहीं है तो भी उन्हें ज़बरदस्ती लगान वसूली किया जाता था और उनके साथ बहुत कठोर अमानवीय व्यवहार किया जाता था लगान वसूली के दौरान।
फिर सरकार ने कृषि सुधार हेतु कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इससे होने वाले फायदे उससे उन्हें कोई लाभ नहीं था। लगान की राशि तो पहले ही निश्चित कर दी गई थी। सीधी सी बात है, लगान की राशि ऑलरेडी निश्चित है। अब उनसे उन्हें क्या मतलब कि फसल अच्छी हो ना हो, वर्षा हो ना हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। इसीलिए उन्होंने कभी भी किसानों की दशा में सुधार लाने के लिए या कृषि को उन्नत बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किए गए। फिर नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को आलसी और विलासी बना दिया था। ऑब्वियस है कि जमींदारों को कुछ करना नहीं पड़ता है उन्हें इतना सारा लाभ मिल जा रहा है, तो इसीलिए ज़मींदार बहुत ही आलसी हो गए थे। और चूँकि उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है, इसलिए वो विलासी हो गए थे। उन्हें धन की कोई कमी थी नहीं, हर तरफ से उन्हें धन मिल रहा था, नीलामी का भी उन्हें कोई डर नहीं था। तो इस तरह से जो ज़मींदार वर्ग है वो बहुत ही विलासी हो गया था और आलसी हो गया था। नेक्स्ट है, बंगाल में जमींदारों और किसानों में आपसी विरोध। जब जमींदार के आदमी किसानों के साथ कठोरता से लगान वसूल करते थे, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे, तो किसान कितना सहेगा। कभी न कभी तो उन्हें विद्रोह करना ही था। और इस तरह से बंगाल में कई बार किसानों और जमींदारों के बीच के विद्रोह को देखने को मिलता है। लास्ट है, जमींदारों ने भी कृषि को की उपज बढ़ाने हेतु कोई ध्यान नहीं दिया। वे शहरों में जा बसे और उनके प्रतिनिधियों द्वारा किसानों पर अत्याचार किया गया। अब जमींदार जो है वो अपने प्रतिनिधियों को लगान वसूली का जिम्मा दे दिए हैं और अब वो शहरों में जाकर बस गए हैं, और उनके जो प्रतिनिधि है वो किसानों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, और किसी भी तरह से बस उनसे लगान वसूली करना ही उनका काम रह गया। अब जो जमींदार हैं जिनको ये जिम्मा दिया गया था, वो अब जाकर शहरों में बैठ गए हैं, बड़े बड़े महल बना लिए हैं, शहरों में विलासी जीवन जी रहे हैं, अब उनसे किसी को कोई मतलब नहीं रहा। और दिन ब दिन जमींदारों के प्रतिनिधियों का अत्याचार किसानों पर बढ़ता ही जा रहा था। तो ये था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताएं, और उनसे किससे कितना लाभ हुआ और उनकी हानियाँ या इस व्यवस्था के क्या दोष थे वो। तो आज का वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।